हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 8 का यानी क्लास 8 का मंथली असेसमेंट फरवरी माह का हम लोग मंथली असेसमेंट देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए, क्योंकि आपके इस चैनल यानी जैकपुर पे आपके क्लास 8 का सभी कोर्स बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर रखिए। और साथ ही साथ इस वीडियोज़ में हम लोग हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हिंदी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ पैसेज दे दिया गया, आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आप सभी के पास क्वेश्चन तो होगा ही होगा। यदि आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, या नहीं तो टेलीग्राम पर आप सर्च करिएगा जैकपुर JACPUR जैकपुर स्टडी, ठीक है, STUDY स्टडी आप सर्च करेंगे, हमारा चैनल आ जाएगा। उस चैनल पे जैसे ही आप जाएंगे सेम आपको DP मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल वाला भी और टेलीग्राम वाला सेम DP है, देख करके वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। और अगर यदि आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी चलता है, यानी आपके क्लास यानी क्लास 7 का व्हाट्सअप ग्रुप, क्लास 8 का सभी क्लासेस का व्हाट्सअप ग्रुप होता है हमारे। आप मैसेज करेंगे आपको जोड़ दिया जाएगा 9798054010 पे। इस पर आप मैसेज कीजिए हमें कि हम क्लास 8 का हैं और आपके ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलते रहेगी, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आपको डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप ये पैसेज आप पढ़ लेंगे। अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला सवाल कहा जा रहा है कि गद्यांश के अनुसार पहले शहर या गाँव के बड़े होने का मापदंड क्या था। तो यहाँ पर आपको इसका जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तालाब, है ना। तो पहले तालाबों की गिनती होती थी ना, पहले क्या होती थी, तालाबों की गिनती होती थी। अगला सवाल है हमारा, इस गद्यांश के में किसकी महत्ता की प्रतिष्ठा की गई है। तो किसकी महत्व, मतलब ये जो दिया गया है पैसे, जिसमें किसका महत्व दिया गया है, तो तालाब को ही महत्व दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका भी जो है आपका डी ही ऑप्शन होगा। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाना है। यानी सभी में क्या करना है, आपको इक प्रत्यय लगाना है और नया शब्द बनाकर तैयार करना है। ये वाला शब्द आपको दे दिया गया है। तो चलते हैं इसके आंसर को जान लेते हैं और इसका आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट, मैं आपसे एक निवेदन है कि आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में तो हल्ला गुल्ला सुनाई दे रहा होगा, तो इससे आप डिस्टर्ब नहीं होइएगा। मैं दोपहर में वीडियोस नहीं बनाता हूँ, लेकिन आपके असाइनमेंट आ जाने के कारण बनाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। तो चलिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोगों के लिए मैंने ये तैयार कर दिया है। परंपरा में एक जोड़िएगा, पारंपरिक हो जाएगा। राजनीति में एक जोड़िएगा, राजनीतिक हो जाएगा। शिक्षा में एक जोड़िएगा तो शैक्षिक हो जाएगा। और भूगोल में एक जोड़िएगा तो भौगोलिक हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से आपके स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको कि पूरा दिख रहा होगा, तो इसे आप अच्छे से नोट कीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है कि बिंदु सागर कैसे बना, है ना। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बिंदु सागर कैसे बना और ये कहाँ पर स्थित है। चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और यकीन जानिए, ये जो असाइनमेंट का क्वेश्चन होता है ना, जरूर आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पर बहुत मेहनत कीजिए, ठीक है ना। असाइनमेंट का असेसमेंट का जो क्वेश्चन होता है आप लोगों का, मंथली असेसमेंट का, मासिक मूल्यांकन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं कि बिंदु सागर कैसे बना और ये कहाँ पर स्थित है। तो लोगों की मान्यता है कि कोई तालाब अकेला नहीं है, वो भरे पूरे जल परिवार का एक सदस्य है। उसमें सबका पानी और उसका पानी सब में है। ऐसे ही मान्यताएं रखने वालों ने एक ऐसा तालाब बना दिया जिसका नाम बिंदु सागर रखा। जगन्नाथपुरी, यानी ब्रैकेट में इसका एक और भी नाम होगा। यह जुड़े हुए भारत का प्रतीक है, जिसमें दूर दूर से अलग अलग दिशाओं से पूरी आने वाले भक्त अपने साथ अपने क्षेत्र थोड़ा सा पानी ले आते हैं और उसे बिंदु सागर में अर्पित कर देते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, आपके स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग वीडियोस को रोककर आराम से धीरे धीरे से नोट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के आधार पर तालाब के लाभों का वर्णन कीजिए, कम से कम 8 पंक्ति में। तो इसका आंसर चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। इसके आंसर में आपको लिखना है कि तालाब के अनेक लाभ हैं। तालाब जल का भंडारण और धरती के नीचे जल स्तर को ऊंचा बनाए रखने में उपयोगी होता है। तालाब से जल संकट से बचा जा सकता है। तालाब से किसी गांव की समृद्धि भी पता चला जा सकता है। तालाब के जल स्तर को देखकर आने वाले समय की भविष्यवाणी की जा सकती है। वनवासी समाज में तालाबों का स्थान
मन पर ही नहीं वरन तन पर भी रहता है। उनके जीवन का एक अनिवार्य अंग तालाब है, जिसके माध्यम से वे अपना जीवन यापन करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। धीरे धीरे वीडियोज़ रोक कर भी आराम से इसे नोट आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले सवाल इंग्लिश की ओर चलते हैं। इंग्लिश में देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। तो ये जो अब कुछ लाइनें हैं आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद जो हमारा 2 सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया, चलिए इसे देखते हैं, ठीक है। हमारा पहला सवाल है व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर इट, चूज़ दिस करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, तो हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा नेम दिस वर्क्स विच वे आर डन बाय द पोएट बिफोर गोइंग टू स्कूल अकॉर्डिंग टू द पोएम माई मदर। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। इसके आंसर में देखिए आपको लिखना है यहाँ पर यस, यहाँ पर से आपको नहीं लिखना है, हिज यहाँ से लिखना है, ये वाला लाइन आपको नहीं लिखना है, यहाँ से लिखिएगा ही जनरली वर्क्स एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, टेक बाथ टू टेक लेसन फ्रॉम दिस टीचर, स्वामियर एट 5:13 AM, देन ही गोज़ टू रेलवे स्टेशन एट रामेश्वरम टू डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर एट इतना। बस आपको यहीं तक लिखना है, ठीक है। और ज़्यादा कीजिएगा तो आप इसके आगे नहीं लिखना है, इतना ही लिख दीजिएगा, आपका उस आंसर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अब अगले सवाल पे। इसके बाद हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है राइट अबाउट 2 डिसएडवांटेज ऑफ द इंटरनेट, यानी इंटरनेट की जो खराबियाँ हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलते हैं इसके आंसर पे। इसके आंसर में आपको लिखना है एडिक्शन, टाइम वेस्टर एंड कॉजेज डिसडायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एडिक्शन बढ़ाता है, टाइम का लॉसेस करता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। बाइलिंगिंग होता है, ट्रोल्स होता है, स्टॉकर्स होता है एंड क्राइम भी होता है इंटरनेट के ज़रिए। तो आप इन दोनों लाइनों को लिख लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि लिस्ट 4 इशूज़ डैट मलाला यूसुफजई राइज दिस देयर एन स्पीच। तो मलाला यूसुफजई जो किस चीज़ पर स्पीच ज़्यादा देती हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। में आपको ये वाला आंसर आपको यहाँ पे लिखना है कि मलाला यूसुफजई हैज़ राइज्ड हर वॉइस फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल, गर्ल के एजुकेशन पे उनका ज़्यादा स्पीच रहता है ना। बिकॉज देयर इज़ नो सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन दिस वैली थ्रू विच गर्ल्स कैन फुलफिल देयर ड्रीम्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है गणित से लिया गया है, और गणित में आप हमारा पहला सवाल देख पा रहे हैं। क्या कह रहा है इसमें कह रहा है आपका कि 3t - 4 है तो 11 है। तो इसके बाद जो है आपको t का वैल्यू बताना है। क्या बताना है, t का वैल्यू आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 3t है, तो 3t जब आप लिखेंगे और यहाँ पे -4 बराबर 11 है, ठीक है, ये समझ गए आप। तो जब हम 3t का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 11 है, ये -4 है, ये -4 इसके यहाँ बराबर के उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3t, तो 3t बराबर हो जाएगा 15। और जब आप t का वैल्यू निकालेंगे ना, जब आप t का वैल्यू निकालेंगे तो होगा क्या, ये जो 15 के नीचे चला जाएगा, ये t कहाँ 3 कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना बटा में, तो ये कट जाएगा आपका 3 से, ये 5 बार में कट जाएगा, तो t बराबर आपका 5 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझना होगा, ठीक है। डायरेक्ट ऑप्शन बता देने से अगर हम आपको बता देते हैं कि इसका आंसर आप सी होगा, लिख लीजिए 5 आएगा, तो आपको समझ में कैसे आएगा कि इसका आंसर आया तो आया कहाँ से। तो ये देख लीजिए, ये आपको मैंने बना कर दिखा दिया, इसका आंसर इस तरह से आया, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसके आंसर को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर हो जाएगा, ऐसे तो आंसर आपका ऑप्शन सी आ गया, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है हमारा 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात निम्नलिखित में से क्या होगा। तो 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात निकालना है। अब देखिए, जब भी हम लोग अनुपात निकालते हैं ना, अनुपात क्या होता है, इस तरह से एक तरफ जैसे जिसका इसका अनुपात निकालना है, जैसे 75 पैसे का निकालना है, तो एक तरफ आप 75 रखेंगे ना, तो एक तरफ आप 75 रखेंगे, 75 आपने रख दिया। अब अनुपात निकालना है, तो ये पैसा है, आइए 2 रुपया है, तो आप यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते हैं, आपको पैसा में चेंज करना होगा।
2 लिखिएगा तो ये रुपया हो जाएगा, और अनुपात में दोनों साइड बराबर इक्वल होना चाहिए मात्रा उसका। तो यहाँ पे 2 रुपया ना लिख करके हम लोग 200 पैसा लिखेंगे। क्यों? 2 रुपये को हम लोग 200 पैसा में चेंज कर दिए है ना, तो 2 रुपया बराबर 200 पैसा, तो इधर भी पैसा और इधर भी पैसा, अब इक्वल हो गया। अब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो जैसे निकालेंगे तो हम लोग को ऐसा टेबल पढ़ना है कि दोनों को कटना चाहिए है ना, दोनों कटना चाहिए। तो हम लोग 25 का टेबल में देखिए, 25 तिया 75 और 25 अट्ठी 200, 25 चौके कितना होता है बताइए, 25 चौके कितना होता है 100, तो 25 अट्ठी कितना होगा 200, तो 3:8 इसका आंसर आ गया। तो 3:8 हम लोग देखेंगे कि किस में मिल रहा है। तो 3:8 आप देख पा रहे हैं कि 3:8 आपका ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं अपने तीसरे सवाल पे। तो जो हमारा तीसरा सवाल है, सरल करने वाला एक सवाल दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, इस तरह के सवाल में नीचे 1 मान लेते हैं और क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आपको हम बनाकर दिखाते हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको दिया था, इसके नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो हम लोगों ने 1 मान लिया। ठीक है, यहाँ तक हमने सेम मान दिया। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसको इससे और इसको इससे गुना करेंगे, है ना। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होता है, और कोई भी चीज़ को यदि आप 1 से गुना कीजिएगा ना तो उतना ही आएगा। तो 2x + 5 को जब हम लोगों ने 1 से गुना किया तो 2x + 5 ही आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 को इससे गुना करेंगे। तो 3 को डायरेक्ट गुना नहीं करेंगे, पहले हम लोग ब्रैकेट में लेंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, जब हम लोग ब्रैकेट में ले लिए तो हम लोग अब उसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो ये इसका अंदर जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, x वाले टर्म को सबको एक साथ ले आएंगे। जैसे यहाँ पे 2x है तो 2x लिख देंगे, और इस 9x को बराबर के इधर लाएंगे तो -9x हो जाएगा। ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये +12 पहले से था तो हमने आगे रखा। ये +5 था तो इसको हम लोग उधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो 7 आ गया, ये समझ गए। 2x में 9x घटेगा तो क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस आया। ठीक है ना, -7x है। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आता है ना, ये वाला अगर आपको समझ में नहीं आता है माइनस प्लस, तो उसका एक ट्रिक है, मैं बता देता हूँ, बस कुछ सेकंड लगेगा। जहाँ पे प्लस है उसको पैसा समझिए, जहाँ पे कर्जा माइनस में तो उसको कर्जा समझिए। तो 2 रुपये आपके पास पैसा था, -9 रुपये आपके पास कर्जा था, तो आप कीजिए जो कर्जा वाले को 2 रुपया दे दीजिएगा, तो अभी भी 7 रुपये आपके पास कर्जा बचेगा, और कर्जा को हम लोग माइनस में लिखते हैं। बस ये इसका ट्रिक है। अब देखिए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे ही हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये भिन्न के नीचे चला जाता है, बटम चला जाता है। तो बटम जैसे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये 7 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -1। आप लोग इसके काट लीजिएगा। ठीक है, मैंने कॉपी में नहीं काटा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा अगर हम इसको काट देंगे तो। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, चौथा सवाल ध्यान से देखिएगा। राम एक साहूकार से 40,000 रुपया उधार लिया है। उसकी उधार ली गई राशि कितना है, 40,000 रुपया। तो ये इसका मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। हम अभी समझा देते हैं। ठीक है ना, 40,000 रुपया मूलधन हो गया। यदि वार्षिक ब्याज की दर, तो दर जो है आपका, मूलधन को हम लोग P लिखते हैं, मूलधन को क्या लिखते हैं, P लिखते हैं। और दर कितना हो गया आपका 7%, यानी R, यानी इंटरेस्ट का जो दर हो गया वो 7% हो गया। तो 2 वर्ष के बाद, यानी कि समय को हम लोग N से डिनोट करते हैं, वो कितना हो गया, 2 वर्ष हो गया। जबकि ब्याज की वार्षिक संयोजित होती है, यानी कि सालाना ब्याज लगता है तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज की ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि उसको कितना ब्याज देना होगा। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। चलिए एक बार फिर से यहाँ पर हमने समझा दिया है कि मूलधन यहाँ पे कितना है, 40,000 है, दर कितना है 7% है, और समय कितना है 2 वर्ष है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में आपको कहा जाता है कि मिश्र धन बराबर मूलधन गुना ब्रैकेट में आपको होगा 1 + दर बटा 100 और ऊपर पावर में n। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम लोगों को मिश्र धन में लाना है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन में जो ब्याज जुट करके आता है उसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं ना। तो मूलधन क्या होता है, जो आपने कर्जा लिया और जब आपके ऊपर ब्याज लग गया तो वो मूलधन बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ जाएगा तो आपको बेसी देना होगा पैसा। यानी 100 रुपये लिया और 10 रुपये का ब्याज हो गया तो 110 रुपये आपको टोटल अदा करना है। तो 110 रुपये ब्याज आपको होगा, वो आपका मिश्रधन कहलाएगा। आप समझ में आ गया आपको मिश्रधन किसको कहते हैं। तो चलते हैं आप सवाल पे आते हैं। ठीक है, सवाल में आपसे कहा गया है कि मूलधन यहाँ पे आपका 40,000 था, 1 + 7% आपका दर था, और 7/100 ये फॉर्मूला में था, और यहाँ पे 2 कहाँ से आया, तो n = 2 यानी 2 वर्ष। ठीक है, ये आपको पुट कर लेना है। अब हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आप देखिए ये आपका भिन्न का जोड़ है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे ना तो इतना ही आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे आप भिन्न का जोड़ बनाने लगेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा सवाल। तो यहाँ पर 100 एकम 100 और +7 है, इस तरह से हम लोग शॉर्टकट मार लेते हैं। तो 100 एकम 100, 107 + 100, और ये आपको फॉर्मूला से स्क्वायर था। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों 2 बार इसको गुना करके लिखना है, तो हमने 2 बार गुना करके लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर कैसे है, 2 0 से 2 0 कटा है, और इस 2 0 से 2 0 ये कटा है। तो आपका 4 × 107 ये वाला और 4 107 ये वाला, तो दोनों को हम लोग
लोगों ने लिख लिया। टोटल जब हम लोगों ने काउंट किया तो मिश्र धन हमारा आपका आ गया 45,796 रुपया, तो ये आपका मिश्र धन हो गया। अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, जब हम ब्याज निकालेंगे तो जो मिश्र धन हमारा टोटल अमाउंट निकला उसमें हम मूलधन जितना हम लोगों ने लिया था उसे अगर हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि मेरा ब्याज था कितना, है ना। अगर हमने 100 रुपये कर्जा लिया था और अभी वो 108 रुपये बन गया है तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 रुपये घटाएंगे तो 8 रुपये निकलेगा, यही 8 रुपये हमारा ब्याज कहलाएगा, ठीक है ना। वो इसी प्रकार से जो हमारा मिश्र धन आया उसमें हम मूलधन को घटा देंगे, तो मिश्र धन हमारा ये था, मूलधन हमने 40,000 लिया था तो इसे घटा देंगे तो 5,796 रुपया आपका क्या निकल करके आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर रखिएगा। इसके बाद जो हमारा अगला सवाल है, यदि कोई बैटरी 4% हानि पर जगह पर 4% लाभ पर बेची जाती है तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो बैटरी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यदि कोई बैटरी है उसको 4% हानि पे बेचने के बजाय 4% लाभ पर बेचा जाएगा तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होगा, तो आपको बैटरी का क्रय मूल्य निकालना है। तो काफ़ी थोड़ा सा सवाल जो ये कॉम्पिटेटिव सवाल होता है, तो इसे हम चलिए विस्तार से कोशिश करेंगे कि आपको समझा पाएँ। अगर आपको समझ में आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे सवाल में हम लोग मान लेंगे, माना कि क्रय मूल्य हमारा x रुपया है, तो हानि कितना है, 4% है। तो सबसे पहले जब अगर हम हानि पे बेचेंगे तो क्या होगा, इसे हम लोग जानेंगे। तो जब विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बेचने वाला दाम होता है, जब हानि होगा परसेंट में, जब आपको हानि होगा तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है। विक्रय मूल्य जब हानि होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 माइनस हानि परसेंट बटा 100, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमने तो x मान लिया था, ये हमारा फॉर्मूला से था जहाँ पर हमने हानि लिखा है 4% का। अब देखिए यहाँ पे हो गया 96 बटा 100, कैसे आया ये देख लीजिए। 100 में हमने 4 घटाया, 96 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 को x से गुना करेंगे तो 96x हो जाएगा, और नीचे आपका 100 आएगा। ये तो हो गया। दूसरा कंडीशन था, यदि जो है ना हमारे 4% का क्या होगा, लाभ हो जाएगा। अब क्या होगा, लाभ पे बेचेंगे, तो लाभ पे जब बेचेंगे तो वहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। क्रय मूल्य रहेगा 100 प्लस लाभ होगा, लाभ होगा तो लाभ जोड़ देना है, 100 प्लस लाभ अब बटा में 100। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने x माना था और लाभ हुआ तो 4 प्लस कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 104 को जब x से गुना करेंगे तो 104x बटा 100, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया था, दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि जो लाभ होगा और जो हानि होगा तो उसे 6 रुपया अधिक मिलेगा। अगर इतना में ना बेच करके इतना में बेचा जाए, है ना, तो जो जहाँ फ़ायदा होता है वो बड़ा हो जाता है ना। तो जहाँ आपको लाभ हुआ है तो वो बड़ा है तो उसको हम आगे रखेंगे और हानि वाला को पीछे रखेंगे, और दोनों का अंतर कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये जो आया है ये प्रश्नानुसार है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये भिन्न का जोड़ घटाव बन गया, तो 100 एलसीएम 1 ले लीजिए। यहाँ पे 104 में से 96 घटाइएगा तो 8x आ जाएगा। 8x बटा कितना हो गया, 100 बटा 100 इंटू 6, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम लोग वही ट्रिक अपनाएंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे और क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 8x का वैल्यू आ गया 6 गुना 100, और x बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 4 से काटते हैं, है ना, या 2 से काटिए, 2 तिया 6 और 2 चौके 8 और 4 से इसे काट दीजिए 25 बार में, तो 25 तिया कितना आ गया, 75। ये 75 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग अपने कॉपी में काट लीजिएगा, हम यहाँ पे काट के नहीं बता रहे हैं, तो आप लोगों को काट लेना है, ठीक है ना। तो चलते हैं अब अपने अगले सवाल पे। चलिए इसी के साथ ही हम लोगों का गणित कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए हैं साइंस पे। साइंस में देखते हैं हमारा पहला सवाल। साइंस में हमारा पहला सवाल क्या है, देखते हैं। साइंस का हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चालन नहीं करता है, नींबू का रस, धातु, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर प्लास्टिक। तो आप लोगों को पता है प्लास्टिक विद्युत का चालन नहीं करता है, यानी प्लास्टिक में करंट नहीं आता है, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रम के द्वारा जीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखी जा सकती है। तो जनन के द्वारा, यानी इंसान यदि जनन नहीं करेगा, बच्चों को जन्म नहीं देगा तो उसकी पीढ़ी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से जानवर लोग भी जब बच्चे को जन्म नहीं देंगे तो उसकी भी पीढ़ी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, शादियां करते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, जब किसी संपरिक्षित्र के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, इसका क्या कारण है। चलते हैं इसके आंसर को जान लेते हैं। तो चलिए इसके आंसर में आप लोगों को बता देते हैं कि जब किसी संक्षेपित के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है, क्योंकि दोनों सिरों के विलयन में डालने पर विलयन में विद्युत का चालक होने के कारण संपरिक्षित्र में विद्युत प्रभावित होने लगती है। विद्युत प्रभावित होने पर विद्युत चुंबकीय प्रभाव के कारण तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और इसके चुंबकीय क्षेत्र से आने पर विद्युत चुंबकीय विक्षेपित हो जाती है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा वीडियोज़ रोक करके आसानी से। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे कौन सा सवाल है। चलिए इसके बाद जो हमारा पहला सवाल है, क्या तेज बारिश के समय किसी लाइन माइन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुरक्षित होगा। चलिए इसको बताते हैं इसके आंसर को।
तो इसके आंसर में आपको लिखना है कि तेज़ बारिश के समय किसी लाइन मैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन का मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि वर्षा का जल विद्युत का सुचालक होता है, इससे दुर्घटना घटित हो सकती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप इसे आराम से नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पे, अपने आंसर बुक पे, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि विद्युत लेपन क्या है। ठीक है, विद्युत लेपन क्या है। आपको 2 सवाल पूछा है। लोहे के बने कार के बम्पर, पहिए के रिम, साइकिल हैंडल आदि पर क्रोमियम विद्युत लेपन किया जाता है, इन्हें क्रोमियम ही क्यों नहीं बना दिया जाता। तो 2 सवाल इसमें पूछा गया है, या नहीं तो आपको अथवा करके दिया है, और आपको ये वाला और ये वाला सवाल। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को अथवा करने का मतलब होता है या तो आप इन दोनों सवाल का आंसर दे दीजिए असेसमेंट में, या नहीं तो आप इन दोनों सवाल का लेंगे। लेकिन आज के इस वीडियोज़ में हम ये चारों सवालों को बताएंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये होता है कि आप सभी सवालों को जानें, ताकि आपके फाइनल एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। तो हम चारों का आंसर बताएंगे, आपको जो अच्छा लगेगा, आपको ये दोनों अच्छा लगेगा तो ये दोनों नोट कीजिएगा, ये दोनों अच्छा लगेगा तो ये दोनों नोट कर लीजिएगा। तो हम सभी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं विद्युत लेपन क्या है, इसके आंसर को जान लेते हैं। विद्युत लेपन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु की सतह पर इच्छित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे के बने कार के बम्पर, पहिए के रिम, साइकिल के हैंडल आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन किया जाता है, यानी क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है, इन्हें क्रोमियम का ही क्यों नहीं बना दिया जाता, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बताते हैं आप लोगों को। तो देखिए इसके आंसर में आपको लिखना है, क्रोमियम का विद्युत लेपन चमकदार बनाने के लिए किया जाता है। क्रोमियम एक महंगी धातु है, अतः पूरी वस्तु को क्रोमियम का बनाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होता है। इसी कारण से सस्ते धातु की वस्तुएं बनाई जाती है तथा उस पर क्रोमियम की परत निक्षेपित कर दी जाती है। तो ये इसका सटीक आंसर हो गया, आप इसे नोट कर लीजिएगा अपने आंसर की पर। इसके बाद यदि हम अगले सवाल पे जाएं तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, अलैंगिक जनन क्या है, और दूसरा सवाल है, जंतुओं में अलैंगिक जनन की किन्हीं 2 विधियों के उदाहरण सहित वर्णन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अलैंगिक जनन क्या है। देखिए अलैंगिक जनन के जो 2 विधियां आप लोगों को लिखना, तो उसमें आप लिख सकते हैं, पहला है द्विखंडन और दूसरा है मुकुलन। तो द्विखंडन में आपको क्या लिखना है, आपके सामने है कि जब कोई एक कोशिक जीव पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विखंडन के द्वारा जब 2 जीव बनते हैं तो उसे द्विखंडन कहते हैं, उदाहरण में अमीबा। इसके बाद आपको लिखना है मुकुलन। मुकुलन में लिखना है कि इस प्रकार के जनन में जीवों के शरीर पर एक उभार की तरह की संरचना बनती है, जिसे मुकुलन कहते हैं। शारीरिक का केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है, शरीर का केंद्रक हो जाता है और उनमें एक केंद्रक मुकुल में आ जाता है। मुकुल पैतृक जीव अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण रूप से विकसित जीव बन जाता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है हमारा वो सामाजिक विज्ञान से लिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत के वनों में बारे में जानकारी देने का प्रमुख स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन सर्वेक्षण। अगला सवाल है हमारा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण जैसे विषय पर निम्नलिखित में से कौन से कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकता है। अगला सवाल है हमारा, उपयोग के आधार पर संसाधन का कौन सा प्रकार इनमें से शामिल नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वव्यापक संसाधन। अगला सवाल है हमारा, सतत पोषणीय विकास के लिए किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है कि सतत पोषणीय विकास के लिए किन बातों को जानना जरूरी है। तो इसमें आपको लिख लीजिएगा, निम्नलिखित बातें जरूरी है, सिद्धांत ना लिख करके जरूरी लिख लीजिएगा। ठीक है ना। जीवन के सभी रूपों का आदर एवं देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी के जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो आप इस सबको नोट कर लीजिएगा उस आंसर में। ठीक है, थोड़ा सा आपको 1-2 लाइन बनाकर लिखना होगा क्वेश्चन के अनुरूप। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार के होने वाले कोई 2 लाभ आपको बताना है। तो यानी मौलिक अधिकार का कोई 2 लाभ आपको बताना है। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। अधिकार के लाभ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना है, समाज में व्यक्तिगत विकास के लिए प्रदत्त व्यवस्था उसके अधिकार को कहा जाता है। संविधान व्यक्तियों को लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है तथा उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करता है। भारत का संविधान यहाँ के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों के संविधान के आंतरिक आत्मा भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं अपने अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है हमारा कि स्वतंत्र भारत में होने वाली जनगणना कौन सी है, बताना है आपको। स्वतंत्र भारत में होने वाली जनगणना कौन कौन सी है। तो चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं।
तो देखिए इसके आंसर में आपको लिखना है, थोड़ा सा छोटा है, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये नोटपैड पर लिखा गया है। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। 1949 के बाद ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महाराज रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। 1951 के बाद सभी जनगणनाएं 1948 के जनगणना के अधिनियम के तहत कराई गई। अंतिम जनगणना 2011 में कराई गई तथा आगामी जनगणना 2021 में कराई जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको ये वाला लाइन नहीं लिखना है, ठीक है ना, कराई गई थी, ये वाला लाइन आपको काट देना है, बस इतना ही आपको आंसर लिखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है संस्कृत से लिया गया, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। संस्कृत में देखिए पहला सवाल है आपका, ठीक है ना। तो पहले सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विरछे। क्या हो जाएगा? विरछे। खगा कुतरे कुजंती विरछे। उसके बाद जना इति पदे विभक्ति, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथमा, ठीक है। कौन सी विभक्ति है? तो प्रथमा विभक्ति है। उसके बाद है हमारा तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल का आप ये देख लीजिए, और चौथा सवाल है आपका ये वाला। तो 3 और 4 का आंसर आपको एक साथ बता देते हैं। वीडियोस काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए हम थोड़ा जल्दीबाजी में आपको बता रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे तीसरा नंबर का आंसर आपके सामने लिखा गया है, चौथा का भी आपका आंसर दे दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा जैकपुर स्टडी, सेम डीपी देख करके आप वहाँ पर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर इसका PDF हो गया, इसके आंसर्स हो गए, सारा चीज़ उपलब्ध करा दिया जा रहा है, ठीक है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको जो है व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया गया है 9798054010 पे आप हमें मैसेज कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ दिया जाएगा। 9798054010 पे, ठीक है, 4010 पे आप मैसेज कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।